अच्छा, जब भी हम मिट्टी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? धूल, है ना? या गंदगी। पर सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि ये कोई बेजान चीज है ही नहीं, बल्कि ये तो हमारे ग्रह की एक जीती जागती सांस लेती हुई त्वचा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मिट्टी, जिसे हम मृदा भी कहते हैं, पृथ्वी की वही पतली सी परत है जिस पर सारी जिंदगी टिकी हुई है। तो आज हम इसी मिट्टी की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर मिट्टी है क्या, ये बनती कैसे है, कौन सी ताकतें हैं जो इसे बनाती और बदलती हैं, और असली उपजाऊ मिट्टी की रेसिपी क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे जीवन का आधार क्यों है। तो चलिए ये मजेदार सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मृदा यानी मिट्टी है क्या? चलिए उस जमीन को थोड़ा करीब से जानते हैं जिस पर हम रोज चलते फिरते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब एक नेचुरल बॉडी। ये खनिजों और जैविक पदार्थों का, आप कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। पता है, इसका नाम लैटिन शब्द सोलम से निकला है, जिसका मतलब होता है फर्श। और इसका काम भी कुछ वैसा ही है। ये पौधों को सिर्फ खड़े रहने के लिए सहारा ही नहीं देती, बल्कि उन्हें बढ़ने के लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया कराती है। वैज्ञानिक लोग मिट्टी को दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक है पीडोलॉजी। इसमें मिट्टी की पैदाइश, उसके बनने की कहानी और उसके क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है। मतलब पीडोलॉजी मिट्टी को अपने आप में एक नेचुरल चीज मानकर पढ़ती है। दूसरा नजरिया है एडेफोलॉजी का। ये मिट्टी को पौधों के नजरिए से देखती है कि पौधों के बढ़ने और उनकी पैदावार के लिए मिट्टी कैसी है। मतलब ये मिट्टी को पौधों का घर मानती है। और जाहिर है, एग्रीकल्चर के लिए एडेफोलॉजी ही ज्यादा काम की है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी आइडियल मिट्टी में आखिर होता क्या क्या है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। मान लीजिए हम एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं, तो उसमें लगभग 45% तो खनिज होंगे जो चट्टानों के टूटने से बनते हैं। करीब 5% होगा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़े गले पत्ते, पौधे, जीव जंतु। और बाकी का जो 50% हिस्सा बचा ना, वो असल में खाली जगह है जिसे पोर स्पेस कहते हैं। ये हवा और पानी से भरा रहता है। आमतौर पर 25% हवा और 25% पानी। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, ये पानी और हवा का रेशियो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मिट्टी क्या है। तो अब चलते हैं इसकी पैदाइश की कहानी पर। हमारा अगला सेक्शन है मृदा का जन्मस्थान। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, यानी कि इसका पेरेंट मटेरियल क्या है। हर मिट्टी की कहानी, पता है, एक चट्टान से शुरू होती है। इसी को कहते हैं पेरेंट मटेरियल। और ये चट्टानें, ये मेनली 3 तरह की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स, जो पिघले हुए लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। दूसरी हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स, ये पानी या हवा से बहाकर लाए गए कणों की परतें जमने से बनती हैं। और तीसरी हैं रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तब बनती हैं जब गर्मी और दबाव की वजह से पुरानी चट्टानों का रूप ही बदल जाता है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, एक ठोस मजबूत चट्टान आखिर नरम उपजाऊ मिट्टी में बदल कैसे जाती है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे तीसरे हिस्से में, परिवर्तन की शक्तियां। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसे वेदरिंग कहते हैं, हिंदी में अपक्षय। आसान भाषा में कहें तो ये चट्टानों के टूटने, फूटने और गलने की प्रोसेस है, जिससे मिट्टी का कच्चा माल तैयार होता है। और कुदरत इस काम के लिए 3 मेन औजारों का इस्तेमाल करती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। इसमें क्या होता है कि चट्टानें बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री नहीं बदलती। जैसे इस तस्वीर में देखिए, आइस वेजिंग का कितना बढ़िया उदाहरण है। चट्टान की दरारों में पानी भरता है, फिर जब वो बर्फ बन के जमता है तो फैलता है और चट्टान को तोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही तापमान का बदलना, पानी का बहाव और तेज हवाएं भी चट्टानों पर हथौड़े की तरह काम करती हैं। अब आते हैं केमिकल वेदरिंग पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ चट्टान की पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है।
और हाँ, ये प्रोसेस नमी वाली जगहों पर ज्यादा होती है। इसमें पहली प्रक्रिया है हाइड्रोलिसिस, जहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स खनिजों से रिएक्ट करके नए कंपाउंड बना देते हैं। ये सबसे ज़रूरी प्रोसेस है। दूसरी है हाइड्रेशन, जिसमें मिनरल्स बस पानी सोख लेते हैं, जिससे वो फूलकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। केमिकल वेदरिंग की कहानी अभी बाकी है। एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोहे में जंग लगता है। ऑक्सीजन खनिजों के साथ मिलकर उन्हें कमजोर कर देती है। फिर एक और है कार्बोनेशन। इसमें क्या होता है, बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक हल्का सा एसिड बन जाता है। ये एसिड फिर चूना पत्थर जैसी चट्टानों को धीरे धीरे घोल देता है। और ये देखिए, ये कितना मजेदार है। मतलब जीवन सिर्फ मिट्टी में रहता नहीं है, बल्कि मिट्टी को बनाने में भी पूरी मदद करता है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें फाड़ देती हैं। केचुए और दूसरे जीव जमीन को खोद खोद कर उसे ढीला करते हैं। और तो और छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस भी एसिड छोड़कर चट्टानों को गलाने में लगे रहते हैं। तो हमने चट्टानों को तोड़ने वाली ताकतों को तो देख लिया, लेकिन सिर्फ टूटी हुई चट्टान से असली मिट्टी कैसे बनती है? यही सवाल हमें अपने चौथे सेक्शन की तरफ ले जाता है, असली मिट्टी की रेसिपी। चलिए देखते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर समय के साथ एक परफेक्ट मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। अब ये इक्वेशन देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर असल में ये मिट्टी बनाने की सिंपल सी रेसिपी है। S यानी सॉइल 5 चीजों का फंक्शन है। Cl मतलब क्लाइमेट यानी जलवायु, B यानी बायोस्फीयर या जीव जंतु, R यानी रिलीफ मतलब जमीन का ढलान कैसा है, P मतलब पेरेंट मटेरियल और T मतलब टाइम। इनमें से क्लाइमेट और बायोस्फीयर एक्टिव फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, और बाकी सब पैसिव फैक्टर्स हैं जो बस अपनी जगह पर रहते हैं। ये स्लाइड उस पूरी रेसिपी को एक्शन में दिखा रही है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक मजबूत चट्टान से। वेदरिंग की प्रोसेस उसे तोड़कर रेगोलिथ बना देती है। रेगोलिथ मतलब चट्टानों का टूटा फूटा मलबा। फिर मिट्टी बनाने वाले बाकी फैक्टर्स आते हैं। हजारों साल का वक्त लगता है और तब जाकर ये रेगोलिथ एक असली उपजाऊ मिट्टी में बदलता है। और हाँ, ये प्रोसेस बहुत बहुत ही धीमी होती है। और ये रहा हमारी पूरी मेहनत का फल, एक मैच्योर सॉइल प्रोफाइल। इसे आप जमीन का एक वर्टिकल कट या एक लेयर वाले केक की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है ओ होराइजन, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक पत्तों वगैरह की लेयर है। उसके ठीक नीचे है ए होराइजन, यानी हमारी टॉप सॉइल, जो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आता है बी होराइजन, जिसे सब सॉइल कहते हैं, जहां ऊपर से बहकर आए मिनरल्स जमा होते हैं। और सबसे नीचे है सी होराइजन, जो कि टूटा फूटा पेरेंट मटेरियल ही होता है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ ली, लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? यही सवाल हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, एक जीवित आधार। चलिए अब ये समझते हैं कि मिट्टी की ये कहानी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें 3 मोटी मोटी बातें याद रखनी हैं। पहली, मिट्टी कोई मरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीता जागता सिस्टम है। दूसरी, ये चट्टानों, मौसम, जीव जंतुओं और हजारों सालों के वक्त के बीच होने वाले एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, खेतीबाड़ी के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सेहत को समझना ही पड़ेगा। उम्मीद है इस जानकारी के बाद जब भी आप जमीन पर चलेंगे तो अपने पैरों के नीचे की इस कमाल की दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।